हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए मेडिको नर्सिंग क्लासेज लगातार यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स, जो कि आपको एक कंसाइज वे के अंदर कंप्लीट नर्सिंग का ओवरव्यू आप लोगों को देता है, साथ के साथ आपकी तैयारी को और भी फाइन बनाता है और भी अच्छा बनाता है। तो वो क्रैश कोर्स की क्लासें आप लोगों के लगातार अपलोड की जा रही हैं, आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। आई होप वो क्लासें आप लोगों को आप सब लोगों को पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो क्लासेस शेयर कीजिए ताकि सबकी तैयारी है वो और भी अच्छे से हो सके। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे, हमारा जो कल का रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में पढ़ रहे थे। मैं बता चुका हूँ कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है, किस प्रकार से सिरोसिस ऑफ लीवर है वो, किस प्रकार से क्या सीन है, उसमें क्या रहता है। ठीक है, सारा कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। टाइप ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर हमने स्टूडेंट्स देखा था कि टाइप ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, कि चार प्रकार के दिए थे हम, माइक्रो, मैक्रो, बाइलरी और कार्डियक सिरोसिस। ये चार प्रकार की सिरोसिस थे। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, साइन एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे। तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि कौन कौन से सिम्टम्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो उनके अंदर सबसे पहला हमने पढ़ा है न्यूरोलॉजिकल। सबसे पहला हमने पढ़ लिया न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद हमने पढ़े थे कार्डियोवास्कुलर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हमने स्टडी करी। उसके बाद हमने देखा था पल्मोनरी सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखे थे कि लंग्स को सिरोसिस ऑफ लिवर किस प्रकार से और क्या अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारा कुछ हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कल की क्लास अटेंड करी है और कोई भी डाउट आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं कौन से सिस्टम से रिलेटेड हमारे साइन एंड सिम्टम्स है वो आते हैं। ठीक है, तो कौन से सिम्टम्स सिस्टम से रिलेटेड हमारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे नेक्स्ट। हम बात करते हैं हिमेटोलॉजिकल। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम बचा है हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स। हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स। हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर स्टूडेंट्स में आप लोगों के साथ बात करूं तो हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब है सिम्टम्स रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, रिलेटेड टू ब्लड डिसऑर्डर, रिलेटेड टू ब्लड, कि ब्लड के अंदर लीवर सिरोसिस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो सारी कंडीशंस जिनकी वजह से, कौन कौन सी कंडीशंस है जो लीवर सिरोसिस के होने की वजह से ब्लड को अफेक्ट करी है, ब्लड के अफेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया का मतलब है लो हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट। कॉमन के अगर एक लेमेंस लैंग्वेज की बात करूं, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज की बात करूं स्टूडेंट, तो कॉमन लैंग्वेज के अंदर आप लोग क्या देख रहे हो, कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम यही देखते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर कम है और आरबीसी का काउंट कम है तो उस इंडिविजुअल पेशेंट को क्या हो रखा है, एनीमिया हो रखा है। ठीक है, ये हम नॉर्मली देखते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन है वो कम किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब जानते हो कि हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। आयरन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर किसके, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए, सॉरी, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है आपका आयरन, रिक्वायर्ड होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आयरन है, आयरन है वो कहाँ होता है, आयरन है तो बेटा आयरन है, आयरन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है स्टूडेंट, इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब आयरन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो, और आयरन स्टोर कहाँ होता है, आयरन स्टोर इन, आयरन कहाँ स्टोर होगा जी, आयरन का स्टोरेज कहाँ पे होगा जी बताइए,
तो आयरन का स्टोरेज होगा, हम सब जानते हैं, लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर आयरन है वो स्टोर होता है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि लीवर में आयरन किस फॉर्म के अंदर स्टोरेज होता है। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि आप लोगों को पता है। यहाँ तक की क्लास को पॉज करके देखना और उसके बाद मुझे ये सोच के बताना कि क्या क्या उसका राइट आंसर होगा कि आयरन स्टोर किस फॉर्म में होता है लीवर के अंदर। ठीक है, मैं तो इसका आंसर नेक्स्ट मिनट के अंदर बता ही दूंगा, नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को आंसर बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को भी ये सोच के आंसर देखना है और फिर सुनना है मेरा आंसर कि करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं कि आयरन का जो स्टोरेज है वो कहाँ हुआ, आयरन का स्टोरेज कहाँ हुआ, लीवर में। लीवर में हुआ है फेरिटिन की फॉर्म में, सॉरी, फेरिटिन की फॉर्म के अंदर आयरन है वो क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। सॉरी 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 सॉरी, Fe, फेरिटिन फॉर्म। फेरिटिन की फॉर्म के अंदर आयरन क्या हो चुका है, वहां पे स्टोरेज हो चुका है लीवर के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को डाइवर्ट करूंगा टॉपिक से। टॉपिक से डाइवर्ट करने का मेरा पर्पज यही है। ठीक है, तो आयरन का स्टोरेज हो गया। अगर आयरन एक्सेसिव स्टोरेज हो जाता है, अगर आयरन का बॉडी के अंदर एक्सेसिव स्टोरेज हो जाता है, एक्सेसिव अक्यूमुलेशन स्टोरेज हो जाता है, उसे बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाएगा हीमोक्रोमेटोसिस, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस कहा जाता है। अब हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन को, हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, मतलब आयरन को, एक्स्ट्रा आयरन को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे एक मेडिकेशन आती है, आप सबको नाम याद होगा, लेकिन ये यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी बन रहा है, ये वाला भी एमसीक्यू है कि क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आयरन किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, ये भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू है। ठीक है, इस लाइन के अंदर आप लोगों के लिए एमसीक्यू है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, आयरन का स्टोरेज कहाँ होता है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, एक एमसीक्यू। स्टूडेंट्स आप देखोगे तो मेडिको नर्सिंग क्लासेज केवल उन्हीं टॉपिक्स की बात करता है जहां पर मेडिको, जो आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये स्क्रीन आपके सामने चल रही है, उसमें आप लोगों को कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका आंसर क्या होगा कि अगर हीमोक्रोमेटोसिस हो चुका है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे, हम मेडिकेशन यूज करेंगे डीफिरोक्सामाइन। डीफिरोक्सामाइन, डीफिरोक्सामाइन उस पेशेंट को दी जाती है और उसके एक्सेसिव आयरन को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, ताकि उसके साइड इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पे टॉपिक पे वापस लेकर के आता हूँ, डाइवर्ट टू द अगेन। ठीक है, टॉपिक, मेन टॉपिक पर आ जाओ। हमारा मेन टॉपिक क्या था कि हम लीवर सिरोसिस के डिसऑर्डर, लीवर सिरोसिस डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ रहे थे, साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ रहे थे। तो साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा कि लीवर सिरोसिस के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एनीमिया हो रहा था। और ये एनीमिया होने का रीजन क्या था वो हमें पता करना था। तो अब एनीमिया होने का रीजन क्या था, वहां पे देखो एनीमिया क्या कंडीशन है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि लीवर के अंदर क्या स्टोर हो रखा था, आयरन है। आयरन है, लीवर के अंदर स्टोर हो रखा था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आयरन इज रिक्वायर्ड, iron is required for the production of, iron is required for the production of hemoglobin, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबुलिन, तो आयरन और प्रोटीन के, ग्लोबुलिन प्रोटीन के कंटेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, तब जाकर के हीमोग्लोबिन, जब आयरन सीरम फेरेटिन में हीम प्लस ग्लोबुलिन जब मिलते हैं तब जाकर के हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक, ये जो साइन एंड सिम्टम्स एनीमिया का वो क्लियर हो चुका होगा कि क्यों अराइज हुआ। क्योंकि लीवर डिसऑर्डर होने की वजह से क्या हुआ, आयरन का स्टोरेज बंद हो गया। आयरन का स्टोरेज बंद हो गया तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है, उसमें क्या चाहिए, हमें आयरन चाहिए। आयरन हमें मिल नहीं रहा है, अब आयरन हमें नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कहाँ से हीमोग्लोबिन बनाएगी, बॉडी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉपर, आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबी का प्रॉपर, आरबीसी का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होने की सिचुएशन के अंदर क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, राइज हो जाती है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे सिचुएशन को, इसको। ठीक है स्टूडेंट,
अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा सिम्टम्स है वो अराइज होगा। तो एक तो आ गया आपका एनीमिया आ चुका है, ठीक है, एक तो आ चुका है आपका एनीमिया। एनीमिया के बाद कौन से सिम्टम्स है वो अराइज होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से हैं जो लीवर सिरोसिस की कंडीशन अराइज होने की वजह से वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एक तो एनीमिया हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा सिम्टम्स आएगा वो आएगा आपका, अब लीवर काम नहीं कर रहा तो जो जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो एक डिजीज होती है DIC, DIC डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, ठीक है, डिसिमिनेटेड डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है वो, ये सारे सिम्टम्स है वो अराइज हो, ये वाला सिम्टम्स है वो भी अराइज हो जाता है। तो DIC के अंदर होता क्या है, देखो DIC के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, DIC के अंदर क्या होता है, जितने भी सारे क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी, क्लोटिंग क्लोटिंग मैकेनिज्म क्लोटिंग मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है DIC कंडीशन के अंदर। और इस क्लोटिंग मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस क्लोटिंग मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की वजह से वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि माइक्रो सर्कुलेशन, जो बॉडी के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन है, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर तो क्या हो जाता है, क्लोट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, क्लोट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर तो क्या हो जाता है, क्लोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बट जो मेजर सर्कुलेशन होता है, मेजर सर्कुलेशन होता है, मेजर सर्कुलेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेजर सर्कुलेशन के अंदर क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है। मेजर सर्कुलेशन के अंदर क्या हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डिफिशियंसी हो जाती है। और डिफिशियंसी की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो अराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो अराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार से DIC है वो अफेक्ट कर रहा है। DIC के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि DIC है वो एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है जो कि लीवर फेलियर या सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए भी लीवर से कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जनरेट किए जाते हैं, साथ ही साथ जो फिब्रिनोजन, क्लोट बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, उसकी भी, उसका प्रोडक्शन भी कहीं से कहाँ से होता है, लीवर से हो रहा होता था। इसलिए DIC के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टाइम साइन एंड सिम्टम्स आ सकता है स्प्लीनोमीगेली, स्प्लीनोमीगेली, ठीक है स्टूडेंट। स्प्लीनोमीगेली का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो स्प्लीनोमीगेली की बात करते हैं। तो स्प्लीनोमीगेली की बात करूं तो स्प्लीनोमीगेली में क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ, स्प्लीनोमीगेली का मीनिंग क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या बन सकता है, MCQ बन सकता है। बिकॉज, क्योंकि MCQ इसलिए क्योंकि ये कई बार टर्मिनोलॉजी के रूप में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा, समझ भी पा रहे हैं। तो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन जब हो रहा है, ठीक है, तो अब एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इसलिए होगा क्योंकि एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है नॉर्मली, ग्रेवियार्ड ऑफ RBC, ग्रेवियार्ड ऑफ RBC स्प्लीन को ही बोला जाता है, ठीक है। ग्रेवियार्ड ऑफ RBC किसको बोला जाता है, स्प्लीन को ही बोला जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्प्लीन जो RBC है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगी क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो एनीमिया की सिचुएशन हो रखी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है,
स्प्लीन के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वहां पर भी एनलार्जमेंट अब आप लोगों को देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आएगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मीनिंग, सबसे पहले तो हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब आप लोगों को बताता हूँ। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट बिलो द नॉर्मल लेवल, बिलो द नॉर्मल लेवल। ठीक है, नॉर्मल लेवल से नीचे जब प्लेटलेट काउंट्स है वो चले जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो, जो बोन मेरो है वो भी प्रॉपर तरीके से क्या नहीं बना पाता है, आपके प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू improper production of improper production of enzymes or biochemicals that are required for that are required for the that are required for the production of our that are required for the production of platelets। ठीक है, तो सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, बोन मेरो के अंदर भी डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, बोन मेरो के अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रॉपर बायोकेमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इम्प्रॉपर कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, और जिस वजह से क्या होता है वहां पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है और प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हैं जो कि ये वो सिम्टम्स है, कौन कौन से, एनीमिया है, डीआईसी है, स्प्लिनोमेगेली और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि आप लोगों को हीमेटोलॉजी, सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर या ब्लड सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ब्लड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्लॉटिंग से, सॉरी। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हमारे बचे हैं। ठीक है, तो हमने हिमेटोलॉजिकल पढ़ लिया आज की क्लास में। हिमेटोलॉजिकल के बाद हम देखते हैं कि हिमेटोलॉजिकल के बाद कौन कौन से सिम्टम्स है जो आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया हिमेटोलॉजिकल। दूसरा हम देखने जा रहे हैं, दूसरा हम देखने जाते हैं डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, कि लीवर अगर काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेज आएंगे। ठीक है, स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेज आ जाएंगे। तो एक टर्मिनोलॉजी आती है स्टूडेंट्स, कैपिट मेडुसा। एक टर्मिनोलॉजी आती है, याद रखिएगा, कैपुट म्यूडोसा, कैपुट मेडुसा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। कैपिट मेडुसा का मतलब क्या होता है, डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स, जो हमारे एब्डोमन के ऊपर, स्किन, एब्डोमन की जो स्किन है उसके अंदर, जो हमारे एब्डोमन की जो स्किन है उसके अंदर जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, वेन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, काफी डायलेटेड हो जाती हैं। जो वेन्स है वो क्या हो जाती है, काफी डायलेटेड हो जाती है, और डायलेटेड होने की वजह से वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आती है, डायलेटेड होने की वजह से वो काफी एनलार्ज हो जाती है, और आपको एनगोर्ज होने की वजह से वो आपको क्या होना चाहिए, दिखने लग जाती हैं। ठीक है, अबनॉर्मली डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स, ये क्या है, अबनॉर्मली डायलेटेड, अबनॉर्मली डायलेटेड एब्डोमिनल, abnormally dilated abdominal veins। ठीक है, पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर आपको डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स है वो देखने को
मिल सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं स्किन के अंदर अकाइमोसिस 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 है वो देखने को मिल सकता है। अकाइमोसिस का मतलब है एपिडर्मिस की लेयर है उसके नीचे अगर कोई हिमेटोमा है वो क्रिएट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिमेटोमा। हिमेटोमा अंडर द स्किन। स्किन के अंदर हिमेटोमा है वो फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अकाइमोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है स्पाइडर एंजियोमा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। स्पाइडर एंजियोमा का मतलब है जो भी वेन है वो नाकड़ी जो वेन है उनके ऊपर क्या हो जाता है, स्पाइडर एंजियोमा। नॉर्मली ये होता है ऑन चेस्ट, ऑन चेस्ट स्पाइडर एंजियोमा ऑन चेस्ट। इसमें क्या होता है, जो आपकी चेस्ट की जो वेन्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, एडिमा होने की वजह से वो काफ़ी प्रोमिनेंटली हमें दिखाई देती है और जब हम इनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मकड़ी के जाले के जैसी संरचना और वैसी आकृति हमें दिखाई देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको अच्छे से और समझाऊंगा, दोबारा समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, तभी आप लोग क्लासों को अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से उनको लाइक शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो सर्कुलेटरी सिम्टम्स से और आते हैं और जो अन्य अदर सिम्टम्स बात कर सकते हैं अपन, वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो ये अगर सिम्टम्स आप लोगों को समझ में आए हैं तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं आए कोई भी डाउट रह रहा है तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करके आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर फेलियर की वजह से। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से। सिरोसिस ऑफ लीवर। अब जो सिरोसिस ऑफ लीवर है स्टूडेंट, इस सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी है वो हो जाता है। देखो क्या हो जाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो भी शुरू हो जाता है क्योंकि लीवर एक इम्पोर्टेंट और एक मेजर मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। और सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर लीवर के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी अबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक पाथवे पढ़ा होगा जब आप लोगों ने रीनल सिस्टम पढ़ा था, पाथवे का नाम था रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, आप लोगों ने ये पाथवे पढ़ा होगा। जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो दोबारा इसको मैं अच्छे से आप लोगों को और डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, अभी के लिए इस सिस्टम के लिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि एंजियोटेंसिन पाथवे के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ये क्या करने के लिए किया जाता है, टू कंट्रोल, सॉरी, नॉर्मली ये किस कंट्री के लिए, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। साथ के साथ ये और क्यों ये पाथवे कंडक्ट करवाया जाता है, ये करवाया जाता है टू मेंटेन एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं जो कि हमारे लीवर से आ रहा है, ठीक है, जो लीवर से इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स आ रहे हैं, तो जो एंजियोटेंसिन एंजाइम्स हैं, जो एंजियोटेंसिन पाथवे आता है वो कंडक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, जो पाथवे है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि लीवर है उसके उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां से केमिकल बायोकेमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिलीज होते हैं फिर जाकर के ये पाथवे कंडक्ट होता है। तो ये जो सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर की कंडीशन है, वो इस पाथवे को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है।
ठीक है, वो क्या करती है, इस पाथवे को क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक करने की वजह से ये पाथवे है वो इनहिबिट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की मैं बात करूं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है सोडियम लेवल इंक्रीज, सोडियम लेवल इज increase above the normal level, above the normal level, अबाउ द नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल पे सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर नेट्रीमिया। और हाइपर नेट्रीमिया जब पेशेंट को आप देख रहे हो, तो हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब बॉडी के अंदर सोडियम ज्यादा होता है, तो सोडियम की एक सॉरी खास बात होती है, या फिर एक सोडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सोडियम हमेशा अपने साथ वाटर को बाइंड करके रखता है। ठीक है, सोडियम क्या करता है, बाइंड द वाटर, bind the water molecules, bind the water molecules। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, इस कंडीशन की वजह से वहां पर क्या अराइज हो जाते हैं, वाटर रिटेंशन, कॉज वाटर रिटेंशन, कोज वाटर रिटेंशन। अब बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव वाटर का रिटेंशन होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा, वेस्कुलर वॉल्यूम में शिफ्ट होगा, वेस्कुलर वॉल्यूम में ज्यादा होगा तो वो सराउंडिंग टिश्यूज में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वाटर रिटेंशन की वजह से वहां पे आप लोगों को एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया की वजह से क्या होता है, बाइंड द वाटर मॉलिक्यूल, कोज वाटर रिटेंशन, और वाटर रिटेंशन है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी पेरीफेरल एडिमा के अंदर, पेरीफेरल एडिमा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं, ये एमसीक्यू बन रहा है। ठीक है, वाटर का रिटेंशन हो रहा है, तो ये एमसीक्यू बन रहा है, और ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए बन रहा है। आई थिंक ये सारे एमसीक्यूज आप सबके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को अच्छा बनाए। आपको ये एमसीक्यूज मेडिको नर्सिंग क्लासेज पे एकदम अच्छे से समझाए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, अगर जब सोडियम बॉडी के अंदर रुक रहा है, ठीक है, जब सोडियम का वहां पर क्या हो रहा है, सोडियम है वो सोडियम बॉडी के अंदर अगर रुक रहा है, तो एक अनोदर पाथवे के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया है वो कोज हो जाता है। वो क्या कोज, सॉरी, क्या कोज हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है इसमें। ठीक है, अब ये हाइपोकेलेमिया की जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्यों हुई, क्योंकि सोडियम एंड वाटर H2O आर रिटेन मोर, आर रिटेन मोर, ये ज्यादा रुक रहे हैं, सोडियम और वाटर हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा रुक रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वेस्कुलर वॉल्यूम से फ्लूइड शिफ्ट हुआ, कहाँ पर शिफ्ट हुआ जी, आपके इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में। इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ, वाटर जैसे ही गया तो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट था उसका कंसंट, सॉरी, जो सोल्यूट था उसका कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया। देखो, ये एक सेल थी, ठीक है, इस सेल के अंदर के प्लस ही के प्लस थे, बाहर सोडियम थे, लेकिन H2O आया, H2O, H2O आया, और उसको बैलेंस करने के लिए H2O वहां पे ज्यादा रुक रहा है क्योंकि सोडियम बाहर है आराम से। एक एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर जब सोडियम है, तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा है, के प्लस H2O अंदर जाएगा और पोटेशियम को क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, जिस कंडीशन की वजह से वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, हाइपोकेलेमिया की कंडीशन है वो देखने को मिलती। आई थिंक आप लोगों को ये जो भी मैंने फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी से समझाई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
और कौन से सिम्टम्स हैं या और क्या प्रॉब्लम्स लीवर सिरोसिस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर देखने को हमें मिल सकती है। तो उसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें, ठीक है, तो डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स, डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स जब डिक्रीज हो जाता है, जब बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, जब बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ही हमारा कम हो गया। अब इम्यून सिस्टम जब कम हो चुका है तो स्टूडेंट डेफिनेट है वहां पर कि हमारी बॉडी है वो कोई भी इन्फेक्शन है वो लग सकता है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आर ऑल्सो गेन, वो भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो कि नॉर्मल फ्लोराज हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं और अपनी औकात दिखा करके क्या कर देते हैं, हमें डिजीज कॉज कर देते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि लीवर के अंदर प्रोटीन, लीवर है वो क्या करता है, 3 ब्लड प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, एजीएफ का, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन है वो ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए जाती है, ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए चली जाती है। फिब्रिनोजन है वो कहाँ चली जाती है, क्लोटिंग के लिए, वो क्लोटिंग में काम आ जाती है। और जो ग्लोब्यूलिन है स्टूडेंट, उसका मेजर फंक्शन होता है कि वो क्या करती है, आप लोगों के एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, वो क्या करती है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन का काम करती है। और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन का काम करने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, मेड द इम्यून सिस्टम, और मेक इम्यून सिस्टम, मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रोंगर, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रोंगर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। बट जब लीवर सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है तो ये वाले सारे काम जो आप बात कर रहे हो, ये जो बताए हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन है, इन सब का प्रोडक्शन है लीवर क्या कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। तो इम्यून सिस्टम है वो धराशायी हो जाता है। अब धराशायी हो गया तो इसका मतलब है वहां पे क्या हो गया, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। साथ के साथ हो सकता है वहां पे पेनसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया का मतलब है कंप्लीट ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, कंप्लीट जो भी और सब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, वो सारे टाइप्स की जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और आपके प्लेटलेट्स हैं, उनका काउंट है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कम हो जाता है। तो वो कंडीशन कहलाती है पेनसाइटोपिनिया। तो ये हैं सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स जो कि हमें लीवर सिरोसिस की कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, देखना होता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया आज का लेक्चर वीडियो आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी मदद करे। प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।